गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो निदेशक तत्व में फिर हम आपको याद दिला दें कि जो पिछली क्लास में हमने बताया था आपको, उसके आगे से डीपीएसपी निदेशक तत्व में अगर हम डीपीएसपी की बात करें या निदेशक तत्व की बात करें तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पिछली क्लास में मैंने बताया था, उदारवादी एलिमेंट भी है, समाजवादी एलिमेंट भी है, गांधीवादी एलिमेंट भी है। इसका मतलब है कि पूरे निदेशक तत्व में अगर आप वेलफेयर स्टेट की बात हो, यानी का मतलब है निदेशक तत्व बताता है कि राज्य की प्रकृति कैसी है। डीपीएसपी टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट। राज्य की प्रकृति कैसी है? कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट। तो पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था कि नेचर ऑफ स्टेट इज वेलफेयर स्टेट। इसलिए आप देखोगे जब आर्टिकल 12 की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं, तो वहाँ राज्य का मतलब क्या दिखाई देता है? संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और न्यायपालिका। यानी अगर वहाँ राज्य के मतलब आप देखा जाए तो संघ की कार्यपालिका, विधायिका यहाँ दिखते हैं। लेकिन जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, दैट इज वेलफेयर स्टेट। तो अब आप देखोगे दोस्तों, एक होता है नियंत्रणकारी राज्य और एक होता है वेलफेयर स्टेट। तो आर्टिकल 38 में निदेशक तत्व में वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। द टर्म वेलफेयर स्टेट इज वेरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 38। तो आप देखोगे कि निदेशक तत्व के आर्टिकल 38 में ये दिखा गया प्रकृति कल्याणकारी राज्य। और दूसरी बात है, निदेशक तत्व की ये क्या है? ये शासन के मूलभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस। निदेशक तत्व शासन के मूलभूत सिद्धांत है। इट इज अ फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस। ये फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस है, शासन की मूलभूत सिद्धांत है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस? इसका मतलब है कि अगर संसद, ये क्या है? एक तरीके से टॉर्च बेरर है। यानी टॉर्च बेरर का मतलब जैसे ओलंपिक खेल में कोई मसाल लेके आगे चलता है, तो मसाल के साथ ओलंपिक खेल शुरू होता है, वैसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा ये निदेशक तत्व क्या है? ये मार्गदर्शक हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। गाइडिंग प्रिंसिपल है। और गाइड किसको करेंगे बच्चों? हमारे यहाँ संसद को। यानी संसद कोई विधि का निर्माण करेगी, लॉ मेकिंग के लिए निदेशक तत्व गाइड करेंगे, नीति निर्माण के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए निदेशक तत्व गाइड करेंगे, हमारे यहाँ संस्थाओं के निर्माण के लिए निदेशक तत्व गाइड करेंगे, फॉर पॉलिसी मेकिंग, फॉर मेकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो फॉर पॉलिसी मेकिंग, फॉर लॉ मेकिंग। अभी तो कहा जाता है कि अगर निदेशक तत्व ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, यानी हमारे यहाँ आप याद रखो, चाहे सीएम हो, डीएम हो, पीएम हो, सबके लिए मूल फिलॉसफी क्या है? डीपीएसपी। इसलिए हमारे यहाँ शासन की कहता ये कहा जाता है कि दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस। ये शासन के मूलभूत सिद्धांत है। यानी कोई भी सरकार में रहेगी इसका पालन करेगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर से बात पूछी गई थी कि डॉक्टर साहब ये बताओ, अगर मान लो लॉ मेकिंग में कोई पालन न करे तो? ऐसा नहीं है दोस्तों। आज के डेट में देखो डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। तो वाई इट इज़ नोन एज अ फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि आप देखोगे हर जगह कोई भी सरकार काम कर रही है, योजनाएं बना रही है, वो डीपीएसपी का प्रिंसिपल है।
तभी तो कहा गया फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का मतलब क्या है? लॉ मेकिंग। गवर्नेंस का मतलब क्या है? पॉलिसी मेकिंग। गवर्नेंस का मतलब क्या है? संस्थाओं का निर्माण। संस्थाओं का मतलब पूछोगे सर कैसे? पॉलिसी मेकिंग मतलब स्टार्टअप कार्यक्रम। पॉलिसी मेकिंग है गरीबी निवारण, पॉलिसी है। और लॉ मेकिंग का मतलब है कि जो लॉ मेकिंग का मतलब है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, एबोलिशन ऑफ है, एबोलिशन ऑफ है जमींदारी, लैंड रिफॉर्म एक्ट, ये सब लॉ मेकिंग है। राइट टू एजुकेशन एक्ट लॉ मेकिंग है। इसे जरा सोच के देखो बच्चों, हमारे यहाँ सरकार सरकार अगर सरकार यहाँ पे काम करेगी तो सरकार में सत्ता में रहना, टू गेटिंग पावर इज नॉट पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काम ये नहीं है कि डंडा मारते फिरे सत्ता में रहे। लार्जर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट टू एंगेज इन वेलबींग ऑफ पीपल। ये बात हमारे यहाँ निष्ठा तत्व में लिखी गई है। इसीलिए आप देखोगे बेरोजगारी भत्ता, गवर्नमेंट इज गिविंग द अनएम्प्लॉयमेंट वेज, बेरोजगारी भत्ता देना, वृद्धावस्था पेंशन देना, सामाजिक न्याय करना, नल जल बढ़ाना, दैट इज अ टास्क ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे सरकार काम है बच्चों। तो सरकार में कोई गया है पावर लेने थोड़े। अब जरा सोच के देखो, डीपीएसपी का ये भाग 4 ना होता तो हम डीएम पीएम और सीएम कैसे बताते कि आपको ये काम करना है? और आप देखोगे कैसे हमारी सरकारों ने इम्प्लीमेंटेशन किया है। अच्छा, सरकार को काम दे दिए गए, लेकिन अब इन काम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते। आप कहोगे सर ये बताओ कि सरकार लॉ मेकिंग करेगी, पॉलिसी मेकिंग करेगी, इंस्टीट्यूशन का निर्माण करेगी, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, लेकिन गारंटी क्या है? क्योंकि हम तो न्यायपालिका हम जा नहीं सकते, सरकार के पास तो कोई ऑब्लिगेशन है नहीं। इसका जवाब बड़ा अच्छा डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, इस बात से निश्चिंत हो जाओ, कई लोग सोचते हैं कि निरक्षरता तो बाध्यकारी नहीं है, वाद योग्य नहीं है। अरे मेरे बच्चों, आप जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ 2 प्रकार की जुडिशरी है। आप समझते हो कि जस्टिस चंद्रचूड़ इज मोर पावरफुल। जस्टिस चंद्रचूड़ की जुडिशरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस न्यायपालिका की है? जनता की अदालत। और जरा सोच के देखो 2024 में 24 में ये, यानी इन डेमोक्रेसी व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, जनता की इच्छा, जनार्दन की इच्छा। लोकतंत्र की फिलॉसफी क्या है? जनता की इच्छा भगवान की इच्छा है। और बच्चों, लोकतंत्र एक ऐसा गेम है जहां स्विमिंग पूल में पानी बदलना जरूरी है। यानी स्विमिंग पूल में पानी न बदला जाए तो कई बार स्विमिंग पूल के पानी सड़ जाते हैं। इसका मतलब है जो सरकार में आए और जनता के हितों का ध्यान न रखे, उसको 5 साल में बदला जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ये चिंता मत करिए कि हम न्यायपालिका नहीं जाएंगे, सरकार इसको लागू नहीं करेगी। जिस सरकार को 5 साल बाद सत्ता में आना होगा उसको लागू ही करेगी। और इसलिए आप देखोगे अभी एमपी में मामा जी थे, लाडली योजना, ये क्या है? डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन। हमारी पूरी सरकार ही इसलिए काम कर रही है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आप देखोगे ये कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है बच्चों, जरा इसका एग्जाम्पल देखो। हाउ वी कैन डीपीएसपी का लागू होना, डीपीएसपी का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो हाउ वी कैन एनालाइज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। अब देखो बच्चों, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? लॉ। और हम आपको कितने लॉ बता दें जो डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए हुए, जैसे जमींदारी उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ये निदेशक तत्व के लिए ही तो हुए। एबोलिशन ऑफ जमींदारी, उसके बाद लैंड रिफॉर्म एक्ट, जमींदारी उन्मूलन। उन्मूलन मतलब समाप्त कर देना। इसके बाद लैंड रिफॉर्म एक्ट, भूमि सुधार अधिनियम। और आप पूछोगे इसके माध्यम से किस निदेशक तत्व को क्रियान्वित किया गया?
आर्टिकल 39 BC। आर्टिकल 39 BC में बहुत इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है। मैं राइट टू प्रॉपर्टी के साथ मैंने बताया था। आर्टिकल 39 BC सेज दैट इस संपत्ति का कॉन्सेंट्रेशन कुछ हाथों में नहीं होगा और संपत्ति का ऐसा उपयोग होगा जिसके लिए जो सभी के लिए भलाई के लिए होगा। और आप देखोगे यहाँ क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसके अलावा आप देखोगे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये सारे एक्ट बनाए गए डीपीएसपी लागू करने के लिए। उसके बाद देखोगे यहीं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने का अधिनियम, बाल श्रम को हटाने का अधिनियम। ये सब एक्ट बनाए गए डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए। और एक्ट ही नहीं, जरा सोचो हमारे यहाँ कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, कितने संविधान संशोधन किए गए डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए। लेट अस सी द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारे यहाँ कितने संविधान संशोधन किए गए डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए। उसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही तो डीपीएसपी को क्रियान्वित किया गया था। कैसे? नॉट ओनली 39 BC, 39 BC को क्रियान्वित किया गया। ऑल्सो आर्टिकल 46, आर्टिकल 46। हमारे यहाँ डीपीएसपी में एक ही आर्टिकल ऐसा था, आर्टिकल 45, जिसमें लिखा था कि संविधान के लागू होने के पहले बाद, क्योंकि ये मुद्दा था कि डीपीएसपी तो बन गया है, ठीक है, क्रियान्वित कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो ये कहा गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 10 साल के भीतर देयर शुड बी द टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। 10 साल के भीतर सारा लागू होना चाहिए। कई लोगों ने कहा नहीं नहीं, मान लो 10 साल के भीतर उतना सरकार पास पैसा ना पाए, कैसे क्रियान्वित करेंगे। तो एक बात आर्टिकल 45 में लिखा था, बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। और लेकिन वो 45 में जो 10 साल की बात ली गई थी वो 10 साल में पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों अब यही बात है कि पैसा नहीं मिल पाया। स्कूल की बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, पैसा ही नहीं था, माली हालत बड़ी ख़राब थी। वो भी हमें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने में हमें लगभग 60 साल लग गए, जो हमने सोचा 10 साल में कर लेंगे। इसीलिए डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने का कोई टाइम बाउंड फार्मूला नहीं था, कितने साल में ही कर लेंगे, ऐसा हमने नहीं बनाया। हमने सोचा कि ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको क्रियान्वित करेंगे। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है कि ये राज्य का दायित्व होगा कि वो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए विशेष उपाय करे। ये आर्टिकल 46 में लिखा गया है और इसलिए पहला संविधान संशोधन। अब देखोगे बाकी, आप देखोगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संपत्ति का विवाद तो बहुत हमारे यहाँ चला। हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन के सारे प्रावधान है वो डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन है, ये सामाजिक न्याय की बात है। और इसलिए हमारे यहाँ 44th अमेंडमेंट से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार का भाग नहीं रहा। एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये तो डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए किया गया। और हमारे यहाँ देखोगे कितने संविधान संशोधन हुए आरक्षण को हर 10 साल में बढ़ाने के लिए। 73rd अमेंडमेंट आया, 73rd अमेंडमेंट आया, जो हमें अलग से पढ़ना भी है पंचायती राज में। 73rd संविधान संशोधन में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पहली बार हमने आर्टिकल 40 को क्रियान्वित किया। आर्टिकल 40 कैसे? पंचायतों के निर्माण के द्वारा। पंचायतों के निर्माण के लिए आर्टिकल 73rd अमेंडमेंट किया। फिर आप देखोगे आर्टिकल 45 को क्रियान्वित करने के लिए 86th अमेंडमेंट किया। आर्टिकल 45 को क्रियान्वित करने के लिए
86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अपने फंडामेंटल राइट में भी आपको बता रखा है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द आर्टिकल 45। और आप देखोगे फिर शिक्षा के अधिकार के लिए कितने हमने संविधान संशोधन किए। आपको याद होगा कि हमने फंडामेंटल राइट में भी आपको बताया था। इसका मतलब तमाम संविधान संशोधन की सब तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन कुछ बड़े महत्वपूर्ण हैं जो हमने निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए किया। और इसका मतलब एक बात देखी जाए, शराबबंदी और कई हमने पॉलिसी ऐसी ली जो कि निदेशक तत्व को क्रियान्वित करती है। तो पॉलिसी जरा देखें, कार्यक्रम, नीतियाँ, इवन पॉलिसीज, नीतियाँ और कार्यक्रम, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। और हमने कौन सी नीतियाँ अपनाई, कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए। आप देखोगे बिहार में शराबबंदी की गई। शराबबंदी कैसे की गई? वाई देयर वाज अ बैन ओवर लिकर। शराबबंदी की गई क्योंकि डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन है, आर्टिकल 48, 47। तो अब जरा सोच के देखो, कृषि क्षेत्र का रिफॉर्म किया ही जा रहा है, शराबबंदी है, मनरेगा है। मनरेगा तो एक तरीके का रोजगार योजना है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो मनरेगा के प्रोविज़न हमने किया। उसके अलावा कितनी पॉलिसी है दोस्तों, कि उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला स्कीम, पीएम हाउसिंग स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना। बाकी स्टेट गवर्नमेंट तो अपने अपने तरीके से पीएम हाउसिंग स्कीम लगा रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट तमाम अपने अपने तरीके से, सब कोई लाडली योजना कहीं पे है, कहीं पे सरकार आपके द्वार राजस्थान में है। और इतना ही नहीं, आप देखोगे कि जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी आई, उन्होंने 42nd अमेंडमेंट से उन्होंने कोई डीपीएसपी बढ़ा दिए। जब इंदिरा गांधी 71 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने कहा अब समाजवाद आएगा, और समाजवाद लाना है तो डीपीएसपी आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ज़रा बच्चों देखो, डीपीएसपी को हमने बहुत प्रभावी किया है। तो एक ही मतलब एक कोई स्कीम नहीं है। इसलिए जो लोग ये सोचते थे डीपीएसपी केवल एक बेकार का विचार है, क्रियान्वित नहीं होगा, अवाद योग्य है, गांधी को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है, इट मीन दिस वाज कंसीडर्ड एज अ लास्ट ट्रिब्यूट पेड टू महात्मा गांधी, बट दैट वाज अनफेयर। ऐसा हमने कंपैरिजन कर दिया, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब इंदिरा गांधी आई सत्ता में तो उन्होंने डीपीएसपी को और क्रियान्वित किया। उधर इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो 42nd अमेंडमेंट से देखो, 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या किया गया? इंदिरा गांधी ने और लागू किया डीपीएसपी, जैसे कि 39A। 13 में क्या है? फ्री लीगल एड, निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार, जिससे आज हमारे यहाँ लोगों को फ्री लीगल एड दिया जा रहा है। तो दैट इज़ अ प्रोविज़न ऑफ निःशुल्क वैधानिक सहायता, फ्री लीगल एड। दूसरी बात, फिर आर्टिकल 43A आया, जिसमें कहा गया प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और देखो, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, दैट इज ऑल्सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इवन वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगी, दैट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने फिर इसमें आर्टिकल 48A जोड़ा। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर्टिकल जोड़े जाते हैं उसमें कैपिटल ए होता है, बाकी में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का स्मॉल ए होता है। तो आर्टिकल 48 में पहली बार हमने कहा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण की बात आई।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था कि हमारे यहाँ डीपीएसपी का विस्तार किया गया। डीपीएसपी केवल ख़त्म नहीं हुआ, और 44th अमेंडमेंट से क्या किया गया था कि थोड़ा डीपीएसपी के शब्दों को चेंज किया गया था। डीपीएसपी केवल शब्दों को चेंज किया गया था 44th अमेंडमेंट से, आर्टिकल 38 में कोई नया आर्टिकल नहीं जोड़ा गया। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि सम डीपीएसपी दे आर नॉट पार्ट ऑफ पार्ट 3। तो बहुत सारे और पार्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के और पार्ट में भी डीपीएसपी है। और पार्ट्स में कौन से है? संविधान के अन्य भाग में भी कुछ निर्दिष्ट तत्व हैं, जैसे आर्टिकल 335, आर्टिकल 350 ए, जैसे आर्टिकल 351। दीज आर ऑल्सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच आर नॉट पार्ट ऑफ पार्ट 4। वो पार्ट 4 में नहीं है, फिर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो आप देखो आर्टिकल 335 में क्या है, ये लिखा हुआ है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देते समय उनकी प्रशासनिक कुशलता को ध्यान में रखा जाएगा। स्टेट विल इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी while giving the reservation for the scheduled castes and scheduled tribes। तो ये आर्टिकल 46 की बात है, सॉरी 335 की बात है। और 350 में क्या है? अल्पसंख्यक बच्चों को उनकी मातृभाषा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। तो मान लो कि कोई भी, इवन पीपल बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी विल हैव राइट टू गेट प्राइमरी एजुकेशन देयर मदर टंग। तो मान लो कहीं पंजाब में पंजाबी भाषा की शिक्षा दी जा रही है, अब वहाँ कुछ हिंदी भाषी लोग हो गए, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें शिक्षा दे। महाराष्ट्र में कुछ कन्नड़ी हो गए, उन्हें शिक्षा दिया जाए। तो महाराष्ट्र में मेजॉरिटी महाराष्ट्र के लोग हैं, लेकिन अगर थोड़े कन्नड़ी भी हैं तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देम। आर्टिकल 350 ए। अच्छा, इन सब चीज़ों को तो आप गूगल से चेक भी कर सकते हो, वेरेट से देख भी सकते हो। एंड आर्टिकल 351 प्रमोशन ऑफ हिंदी, हिंदी का उत्थान किया जाए, प्रोन्नति किया जाए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 351। तो ये ऐसे डीपीएसपी हैं जो कि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्ट 4। इसलिए आप देखोगे हमारे संविधान को कहा जाता है व्हाट वाज प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टू ब्रिंग अबाउट सोशलिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी पर्पस क्या था? समाजवाद लाना। समाजवाद लाना, दैट वाज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इम्प्लीमेंटेशन तो खूब किया गया। और आज तो आप देखोगे, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या मिलेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन सरकार तो खजाना खोल दे रही है। इलेक्शन के समय तो सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। और आप कहोगे सर ये बताओ फिर फ्रीबीज और वेलफेयर क्या है? दोस्तों, आजकल एक बड़ा विवाद चल पड़ा है कि व्हाट इज द फ्रीबीज एंड व्हाट इज वेलफेयर। ये कल्याण खैरात तो नहीं हो गया है? तो ऐसा तो नहीं, राज्य कल्याण के बजाय देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेलफेयर एंड फ्रीबीज। फ्रीबीज का मतलब मुफ्तखोरी। क्या सरकार कर क्या रही है? सरकार ऐसा तो नहीं कि केवल मुफ्तखोरी को कर रही है, सब कुछ मुफ्त में। क्योंकि दोस्तों, अब सब कुछ मुफ्त में ही चलेगा तो लोगों को काम करने की जरूरत क्या है? अब आप कहाँ अंतर करोगे कि मुफ्तखोरी और वेलफेयर में कहाँ अंतर है? तो बच्चों देखो, एवरीबडी शुड बी गिवन द राइट टू एजुकेशन। शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यानी एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, दीज आर द प्राइमरी नीड ऑफ इंडिविजुअल। एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग, अब ये तो मिलना ही चाहिए। ये हर आदमी को मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एजुकेशन, और हमारे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अलग अलग सिस्टम का एजुकेशन है। स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, और दिल्ली में 5 स्टार जैसे हो स्कूल है, गांव में स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, ये वेलफेयर है। लेकिन अब आप कहोगे फ्री में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री में पानी, फ्री में भैंस, बफलो, फ्री में
अब देखोगे ये सब फ्री में, बिजली पानी, और फिर में तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज। अरे भैया तीर्थ यात्रा है कि जिसको करना हो अपना पैसा लगा के जाए। तीर्थ यात्रा करना राज्य की जिम्मेदारी थोड़ी है। हाँ, हाउसिंग देना राज्य की जिम्मेदारी है, सबके लिए एक मिनिमम हाउसिंग होना चाहिए। कोई बिना छत के ना सोए, कोई भूखा ना सोए, कोई, ठीक है, अगर फूड की इंतजाम भी करना, भोजन का इंतजाम भी करना, देयर मस्ट बी सम फैसिलिटी ऑफ फूड, कि सस्ता सस्ता लोगों को चावल मिले, राशन मिले, गेहूँ मिले, ये तक तो बात तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों की बिजली फ्री देना, लैपटॉप फ्री देना, मोबाइल फ्री देना, कमाल की बात है यार। अब जिसको मोबाइल खरीदना होगा वो खरीद लेगा, क्योंकि वेलफेयर का पर्पस क्या है? द पर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट। आप याद रखो बच्चों, कई बार जो बच्चे बिल्कुल घर के पे निर्भर रहते हैं कि जो करेंगे बड़े भैया करेंगे, बापू करेंगे, अरे दोस्तों फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अरे आगे निकलो, लड़ो भिड़ो दुनिया में। आप याद रखो, क्योंकि क्योंकि पंछी करे न चाह करी, अजगर करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो दोस्तों कई बार आप देखोगे, इन एक अच्छे देश में कोई भीख मांगता है वो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब ये भी नहीं है कि कोई काम ही नहीं करे, सबको फ्री में मिल जाए। फ्री में स्कॉलरशिप, फ्री में स्कूल, फिर फ्री में वृद्धावस्था पेंशन। तो वृद्धावस्था पेंशन ठीक है, जो आदमी किसी के, द पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक, उसको हेल्थ फैसिलिटी दिए, केयर फैसिलिटी दीजिए, यहाँ तक तो ठीक है। क्योंकि फ्रीबी से होता है कि इकोनॉमी ध्वस्त होती है। क्योंकि दोस्तों आप याद रखो, घर की इकोनॉमी जरा देख लो। अगर घर में सारे 4 बच्चे हैं, अब जैसे देश भी बड़ा घर ही तो है, घर में 4 बच्चे हैं, एक ही कमाया जा रहा है, एक दिन रात कमा रहा है, बाकी 3 बच्चे के भैया तो कमा रहे हैं, और भैया कमा रहे हैं तो आराम से हमें देंगे, हमें काम करने की क्या जरूरत है? तो मामला गड़बड़ा जाएगा, पूरी इकोनॉमी गड़बड़ाएगी। दोस्तों हार्डवर्क को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, इनिशिएटिव को, ऑटोनॉमी को। वेलफेयर का मतलब होता है कि जो हार्डवर्क के बावजूद समाज के दौड़ में पीछे रह गए, जिन्होंने बहुत मेहनत किया, दुर्भाग्य से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनकी चिंता हमें है, उनको हम रखेंगे। क्योंकि समाज हमारा जंगल के नियमों जैसा नहीं हो सकता। बच्चों हम ऐसा नहीं कह सकते समाज में जो केवल शक्तिशाली रहेंगे वही रहेंगे। समाज बिल्कुल एक बड़ी फैमिली जैसा है जहाँ सबको रहना है, लेकिन सबको मेहनत भी करना है। एक ही परिवार मेहनत करेगा दोस्तों, कैसे काम चलेगा? इसलिए कहा भी जाता है हमारे यहाँ, अगर ऐसे फ्री बीज देता रह गया है तो शिक्षा स्वास्थ्य हम बना ही नहीं पाएंगे सबके लिए। ये बहुत ज़रूरी है। कि चाइना जैसे देशों में देखो बच्चों, ये सब फ्री बीज नहीं चलता। यूरोप में देखो फ्री बीज नहीं चलता, और हमारे यहाँ चुनाव जीतने के लिए ये कंपटीशन, जो फ्रीबीज का कंपटीशन है, ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि भाई पैसे, इकोनॉमी से, इकोनॉमी पंजाब से लेके तेलंगाना, सोचो अर्थव्यवस्था बिल्कुल कंगाली कगार पे है। क्योंकि कल्याणकारी राज्य के लिए वितरण करना चाहिए, वितरण के लिए उत्पादन अच्छा होना चाहिए। अगली बात, अब आप देखोगे, अब सवाल है कि क्या डीपीएसपी जो चल रहा था उसकी प्रासंगिकता आज भी है? अब डीपीएसपी आया तो उसकी प्रासंगिकता है कैसे, और कैसे उदारीकरण आ गया? अब आप देखोगे बच्चों के, उदारीकरण की नीति आ गई। यानी उदारीकरण की नीति में डीपीएसपी की प्रासंगिकता क्या होगी? व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ डीपीएसपी इन द फेज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन? अब बात ध्यान में रखने की है, जिस समय हमारे संविधान बना, जिस समय डीपीएसपी का प्रयोग किया गया, हमारा संविधान में जब डीपीएसपी का प्रयोग किया गया तो व्हाट वाज आवर इकोनॉमिक सिस्टम? हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? इट वाज ऑलमोस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी। और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और मिक्स मॉडल ऑफ इकोनॉमी। ये राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, या कहीं न कहीं स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी? स्टेट कंट्रोल का मतलब है कि स्टेट ने पूरी इकोनॉमी कंट्रोल नहीं की थी। हमारे यहाँ सोवियत संघ जैसा बात नहीं था। स्टेट ने क्या कंट्रोल किया था? रेल, जहाज, एविएशन,
टेलीफोन, कम्युनिकेशन। तो आप देखोगे हमारे यहाँ जब 1951 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखो तो 21 विषय स्टेट कंट्रोल में थे। आज ऐसा नहीं है। आज तो और राज्य राज्य अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण क्यों रखता है? देखो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और जब राज्य इकॉनमी पर नियंत्रण करेगा तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए आप देखोगे रेल का किराया बढ़ता नहीं। रेल किराए में ध्यान रखा जाता है कि भाई देखो, राज्य प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वेलफेयर के लिए काम करता है। इसलिए माना जाता है कि राज्य की भूमिका बढ़ेगी तो गरीबों का कल्याण होगा। तो जो राज्य चलाएगा उसमें अगर फायदा मिलता है तो उस फायदे का बंटवारा सबके पास होगा। भाई कोई उद्योग अगर अंबानी चलाएंगे, अदानी चलाएंगे तो प्रॉफिट तो उनकी जेब में जाएगा। लेकिन राज्य का उद्योग का फायदा होगा तो सभी के लिए प्रॉफिट जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि राज्य के उद्योग में फायदा न होने के बजाय घाटा होने लगे तो क्या होगा? क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों सार्वजनिक उद्यम फेल हुए, सरकारी उद्यम, सार्वजनिक राज्य नियंत्रित उद्यम क्या कहते हैं? सरकारी उद्यम। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सरकारी कंपनी कह लो, सरकारी उद्यम कह लो, या सार्वजनिक उद्यम कह लो, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर है ये। क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। निजी न तो निजी कंट्रोल में है, न निजी पर्पस के लिए है, पब्लिक है। तो आप देखोगे अर्थव्यवस्था ऐसी थी, इसीलिए हमने सोचा था, पहले क्या था, पहले राज्य किसका नियंत्रण करेगा? टेलीफोन का, एविएशन का, सबका राज्य नियंत्रण करेगा। लेकिन दोस्तों बड़ी हंगामे की बात यह है, जहाँ जहाँ ऐसी इकोनॉमी लगी थी सब जगह इकोनॉमी खस्ता हाल हो गई। 1990 आते कहते यह हाल हो गया, राज्य इकोनॉमी का कल्याण पहले करे, लोगों का कल्याण तो बाद में करता। 1990 तक आती आती ये हो गया हमारी इकोनॉमी ध्वस्त। क्योंकि कल्याणकारी अर्थ या समाजवादी इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बांटो बांटो बांटो। अरे भैया कमाओगे तब तो बांटोगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी बिलीव ऑन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। अरे यार पहले उत्पादन करो, विदाउट प्रोडक्शन हाउ वी कैन थिंक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों सोशलिस्ट इकोनॉमी इसलिए पूरी दुनिया में लड़ाई। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कहा कि भाई अब पहले कोई हमारा कल्याण करे, हम तो बाद में लोगों का कल्याण करेंगे। और मार्गरेट थैचर वो थी जिनकी 80 के दशक में जिनकी हेयर स्टाइल से इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित थी। मार्गरेट थैचर की हेयर स्टाइल इंदिरा गांधी की हेयर स्टाइल बिल्कुल एक जैसी थी। और आखिर में आप कहोगे सर ये बताओ, ये राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था गड़बड़ा क्यों गई? क्योंकि देखो दोस्तों, जो राज्य नियंत्रित नहीं, जो स्टेट के अंतर्गत काम करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं चलो भाई काम करेंगे तब भी पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तब भी पैसा मिलेगा, सबसे अच्छा क्या है मत करो। मानव स्वभाव है। एक बात देखने की ध्यान है बच्चों, मानव स्वभाव ऐसा है कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रख दोगे तो आदमी काम करना बंद कर देगा। इसलिए ये बात बतानी बड़ी ज़रूरी है कि हमारे कई बच्चे सोचते हैं कि अरे सर हम तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे सामने इतनी समस्याएं हैं। अरे बच्चों, समस्या है तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। समस्या मोटिवेशन पैदा करती है। इसलिए मानव को तो हार्ड वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। लेकिन समाजवाद में क्या हुआ, और सोवियत संघ में इसीलिए पूरी इकोनॉमी गड़बड़ा गई। सोवियत संघ में पता चला सबको मुफ्त मिल रहा था, लोगों ने काम ही करना बंद कर दिया। लोगों ने कहा यार जब घर मिल ही रहा है, पैसा मिल ही रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल ही रहा है, चैन से बंसी बजाइए फिर। ये बड़ी समस्या है दोस्तों। इसलिए अपने गांव में आसपास आप देखिए कई लोग हैं बिल्कुल मस्त हैं। क्यों? बापू कमा रहे हैं। अरे भैया बापू की बात क्या होगा, भैया कमा रहे हैं। यार तुम भी कुछ करो कि भैया बापू कमा रहे हैं इससे काम चल जाएगा। ऐसे समाजवादी इकॉनमी में हुआ। क्योंकि कई बार जब हम साथ साथ रहते हैं जिम्मेदारी नहीं उठाते, और जब देखो तब हड़ताल, धरना, प्रदर्शन। क्योंकि क्योंकि हमारे यहाँ सार्वजनिक उद्यम में काम करने वाले कम हो गए, नेता ज़्यादा हो गए। तो पता चला भैया ये नेता है, ट्रेड यूनियन के नेता हैं, जब देखो तब हड़ताली किए हुए हैं। और दोस्तों इसीलिए केवल चाइना में सार्वजनिक उद्यम चला। चाइना में इसलिए चला, चाइना में डंडे पर काम कराया जाता है, चाइना में ये सब नहीं, हड़ताल, दंगा, प्रदर्शन ये सब नहीं चलेगा। तो बच्चों इसीलिए सार्वजनिक उद्यम की व्यवस्था गड़बड़ा गई। और 1991 से हमने अपनाया क्या? उदारीकरण। उदारीकरण का सिंपल मतलब बच्चों है बाजारवादी अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी।
मार्केट इकोनॉमी का दूसरा मतलब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी कैसी हो गई? कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी? और बच्चों आपको याद दिला दें, कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी का सीधा प्रिंसिपल क्या है? कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी का सीधा प्रिंसिपल क्या है? अब जो चीज़ बाजार में ज़्यादा बिकेगी उसकी कीमत बढ़ेगी, जो चीज़ बाजार में मांग नहीं होगी उसकी कीमत नीचे आएगी। मार्केट का सीधा प्रिंसिपल है। इसलिए दिल्ली में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो वहाँ कमरे किराए ज़्यादा हो जाते हैं। आपके छोटे शहर कमरे किराए कम है, मांग कम है, किराया कम, मांग ज़्यादा, किराया ज़्यादा। मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब अब राज्य क्या करेगा? राज्य एक काम नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। इसलिए टेलीफोन कौन चला रहा है? एयरटेल। विमान कौन चला रहा है? इंडिगो। अब तो आप देखोगे रेल में भी IRCTC। और तो सरकार की योजना है कि रेल भी प्राइवेट लोग चलाएं, यानी जहाज प्राइवेट चलाने लगा, रेल प्राइवेट चलने लगा, डिफेंस इंडस्ट्री प्राइवेट उद्यमी बनाने लगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, हॉस्पिटल, एजुकेशन भी निजी स्कूल आ गया। हम लोग के ज़माने में 90 के पहले एक ही टेलीफोन हुआ करता था, BSNL, MTNL। उसके अलावा कोई दूसरा टेलीफोन नहीं था। अब तो एयरटेल, तो वोडाफोन, तो रिलायंस। प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है अब निजी लोग उत्पादन करेंगे। तो आप कहोगे सर ये बताओ फायदा कौन ले जाएगा? स्वाभाविक रूप में निजी लोग। तो आप कहोगे सर ये बताओ राज्य का इससे फायदा क्या हुआ? तो गरीब विरोधी नीति है। दोस्तों ये देख देख लो, जब निजी लोग उत्पादन करेंगे तो टैक्स भी देंगे। राज्य क्या करेगा? वो टैक्स लेके बाकी लोगों को पैसा बांट देगा। राज्य का ये काम होगा। लेकिन राज्य से पूछा गया कि भैया ये बताओ, अब तुम पूंजीपतियों के साथ चल रहे हो, आजकल सुना है अंबानी अदानी के साथ राज्य घूमने लगा है। ये कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? अरे दोस्तों, अब उत्पादन पर किसका नियंत्रण होगा? अंबानी का, अदानी का, इनका नियंत्रण होगा पहला। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट किसके हाथ में जाएगा? नहीं जेब में जाएगा। तो आप कहोगे दोस्तों ओ इसका मतलब समझ गया, अब राज्य पूंजीपतियों के साथ मिलकर चल रहा है। कमाल की बात बता रहे हो सर आप तो, और आप जस्टिफाई किए जा रहे हो, कमाल। आप भी पूंजीपति हो। तो बच्चों देखो, सवाल ये रहे बच्चों यार, किसी को कभी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती तो कभी आसमान नहीं मिलता। हकीकत की बात ये नहीं है कि समाजवाद अपनाया जाए या बाजारवाद अपनाया जाए, दोनों में समस्या है बच्चों। तो दोनों में समस्या है, वो कम समस्या वाला विकल्प अपना ले। सच मानो, परफेक्ट परफेक्ट मिलता नहीं कभी। और कई बार कई बच्चे परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के चक्कर में सलमान खान हो जाते हैं। इसीलिए आप याद रखो, सवाल ये नहीं समाजवाद बुरा है पूंजीवाद बुरा है। सवाल ये है कि दोनों में कुछ कुछ अच्छी बातें हैं, दोनों में कुछ अच्छी बात ले ली जाए। क्योंकि किसी विचारधारा से बदल जाना, ये कहना समाजवादी अच्छा है, सही नहीं है। क्योंकि समाजवाद में प्रॉब्लम क्या है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को पीछे किया जाएगा। उदारवाद में फिर कहोगे सर बाजारवाद में प्रॉब्लम क्या है? देखो सो बाजार गरीबों की चिंता नहीं करता, बाजार अमीरों की चिंता करता है। ये बाजार की समस्या है। लेकिन बाजार में एक अच्छी बात क्या है? कंपटीशन। बाजार में क्या है? प्रतिस्पर्धा। बाजार में कंपटीशन चलेगा, प्रतिस्पर्धा चलेगा, हर आदमी मेहनत से काम करेगा, उत्पादन ज़्यादा अच्छा होगा, कुशल होगा, सस्ता होगा। और दोस्तों जब उत्पादन ज़्यादा होगा तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए राज्य ने क्या कहा, भैया अब निजी लोग उत्पादन करें, हमारा उत्पादन से मतलब नहीं है। क्योंकि पता चला कि अगर राज्य की कंपनी घाटे में जाएगी फिर तो राज्य को उसका पैसा भी देना पड़ेगा। ये कंपनी घाटे में जाएगी, कर्मचारियों का पेमेंट तो देना पड़ेगा आपको। तो राज्य के उद्यम इसलिए थोड़ी बनाया था कि राज्य को पैसा वहां देना पड़े, हमने तो उद्यम बनाया था और वहां से पैसा मिले। हो गया उल्टा। इसलिए दोस्तों हमने इकोनॉमी का तरीका बदला, प्राइवेटाइजेशन अपनाया। 1991 के बाद ये पूरी दुनिया में चेंज हुआ। और उदारीकरण का मतलब है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में नियंत्रण मिनिमम होगा और बाजार इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। जिसकी मांग बढ़ेगी कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी कीमत घटेगी। आप कहोगे सर ये बताओ फिर
फिर आप कहोगे सर शिक्षा भी। अब देखिए समस्या ये है दोस्तों, जब इकोनॉमी, जब उदार अर्थव्यवस्था बाजारवादी होगी, उदारवादी होगी, तो आप याद रखो, अब निजी क्षेत्र कार बना रहे हैं, निजी क्षेत्र बाइक बना रहे हैं, टेलीफोन बना रहे हैं, निजी क्षेत्र जहाज चला रहे हैं, निजी क्षेत्र रेल में भी प्रवेश कर गए हैं। आप कहोगे सर ठीक है, प्रतिस्पर्धा कर लो, कंपटीशन कर लो, निजी क्षेत्र आगे बढ़ेंगे, कुछ पैसा देंगे, उससे हम गरीबों को भलाई कर देंगे। लेकिन क्या शिक्षा और स्वास्थ्य का भी, हेल्थ और एडुकेशन को भी आप कह दोगे निजीकरण कर दिया जाए? दोस्तों यही समस्या आती है, क्योंकि डीपीएसपी देखो, डीपीएसपी का आर्टिकल 39 BC कह रहा है संपत्ति के केंद्रीकरण को रोका जाएगा, और यहाँ संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ रहा है। अरे दोस्तों, निजीकरण में, प्राइवेटाइजेशन में संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ता है। अब पता चला सब कुछ अमेजॉन बेचेगा। अरे गांव का भाई, गांव का आदमी कहाँ जाएगा जो छोटी मोटी परचून की दुकान चलाता था? अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब कोई मोबाइल मोबाइल बाजार बेचे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मोबाइल बाजार बेच सकता है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य अगर ये भी बाजार में बिकने लगा, तो दोस्तों हमारे यहाँ फिर बूढ़ों का, बच्चों का, गरीबों का, दलितों का ध्यान कौन रखेगा? इसी बात पर आपत्ति हुई। गाना निजीकरण की इकोनॉमी नहीं, मार्केट इकोनॉमी नहीं, क्योंकि निदेशक तत्व में आर्टिकल 45 में लिखा है काम का अधिकार होगा, और दोस्तों प्राइवेट कंपनियां तो फ़ायदा उठाने चक्कर में पड़ी रहती हैं। अब बताओ, अब 39 BC में लिखा गया है कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, यहाँ संपत्ति केंद्रीकरण हो रहा है, तो आप कैसे कहोगे? तो बच्चों, इसका समाधान ये है कि देखो, ये सच बात है कि हम क्या करेंगे, इकोनॉमी से इनको कंपटीशन देंगे, क्योंकि आज दुनिया आपस में जुड़ गई है दोस्तों। अगर हम कंपटीशन में नहीं कोई चीज़ बना पाएंगे, तो चाइना पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। पूरी दुनिया पर चाइना कब्जा इसीलिए हो रहा है कि भारत में निर्यात करने की चीज़ बची ही नहीं। और आप देखोगे, हमारी जितनी भी सरकार के उद्यम हैं सब फ्लॉप हो गए। अब सरकारी उद्यम फ्लॉप हुए, और बल्कि इन्फोसिस वगैरह, टाटा, टीसीएस, इनका व्यापार बढ़ा। इसलिए सरकार कहना है कि भाई ऐसा नहीं कि शिक्षा स्वास्थ्य हम एकदम प्राइवेट सेक्टर में छोड़ देंगे। सरकार कह रही है कि अभी भी शिक्षा स्वास्थ्य को हम बना के रखेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। और इसलिए आप देखोगे दोस्तों, उदारीकरण के बाद जितना कल्याणकारी कामों पर सरकार ने पैसा खर्च किया, उसके पहले कभी नहीं खर्च किया था, उसके पहले कभी नहीं खर्च किया था, क्योंकि पैसा ही नहीं था। दोस्तों एक एक याद रखो, एक समाजवाद का मतलब ये नहीं सबको गरीब बना देना। सबको गरीब बनाने से भी समानता आ जाती है, लेकिन ये समाजवाद का सबसे खराब मतलब है। समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि अमीर गरीब बना देना। समाजवाद का मतलब गरीब को आर्थिक स्थिति उठा देना, अमीर बना देना, ये समाजवाद का मतलब है। इसलिए अरे राज्य ने आर्थिक विकास का मॉडल बदला है। सामाजिक न्याय की पॉलिसी आज भी राज्य की मूल बात है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि निदेशक उदारीकरण के अपनाने के बाद निदेशक तत्व से हमने नाता नहीं तोड़ा है। ये कहना ठीक नहीं है कि राज्य अंबानी अदानी का दोस्त बन गया है। हकीकत की बात यह है कि राज्य अभी भी सबका साथ, सबका विकास, इस प्रिंसिपल के साथ है। क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं कर पाओगे तो राज्य चुनाव ही नहीं जीत पाएगा। चुनाव जीतना पड़ेगा आपको, और जब तक आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तब तक आप इकोनॉमी ठीक नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उदारीकरण और निदेशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं है। उदारीकरण अपनाने का मतलब हमें निदेशक तत्व को छोड़ा नहीं है। अब जरा न्यायपालिका का निर्णय देख लिया जाए। व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ जुडिशरी? अब उदारीकरण के साथ न्यायपालिका का मामला क्या है कि निदेशक तत्व और न्यायिक निर्णय, डीपीएसपी और जुडिशियल यानी जुडिशरी, क्योंकि वे हमारे संविधान में
सबसे बड़ी संस्था क्या है जो संविधान की व्याख्या करती है? इंस्टीट्यूशन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी। और आप जानते हो कि जुडिशरी काम क्या है? संविधान की व्याख्या करना। तो अब एक तरफ सरकार निदेशक तत्व को लागू करने के लिए संविधान संशोधन कर रही थी, लेकिन उसके उस पर निर्णय कौन करेगा, उसकी व्याख्या कौन करेगा? दैट इज डन बाय जुडिशरी। तो जुडिशरी का डिसीजन क्या है? पहला पहला मामला जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच टकराव का बना था, ये था चंपकम दोरई राजन केस। इन 1950 it was the first case related to dispute between fundamental rights and DPSP, that was Champakam Dorai Rajan case. That was Champakam Dorai Rajan case. ये पहला मामला था, और इस पहले मामले में संयोग की बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को ज़्यादा वैल्यू दिया था। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देखे जाएं, अब ऑन कर देना वो कमेंट भी, अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देखे जाएं तो चंपकम दोरे राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। मूल अधिकारों को प्राथमिक कहा था। पर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स वेर मोर इंपॉर्टेंट इन चंपकम दोरे राजन केस। अब ये बात देखो दोस्तों, नहीं चंपक नहीं लिखा है बच्चों, चंपकम दोरई राजन। अच्छा, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाए। अरे भाई, जैसे हम आपको लिख रहे हैं उसी क्रम में आप बनाते जाओ। सबसे अच्छा तरीका तो यही एक एक हेडिंग दे दे के जो बातें हैं उसको लिखते जाओ आप, और फिर क्वेश्चन पेपर देखो। मतलब कुल मिला के 4 4 5 5 पॉइंट। तो अभी आप देखोगे, अगर हम चंपकम दोरी राजन की बात करें, दिस वाज फर्स्ट केस related to dispute between fundamental rights and DPSP। अब किसी बच्चे का अभी तक कमेंट नहीं दिख रहा था। बच्चों, कमेंट हम लास्ट में 10 ही मिनट आपको देखेंगे, क्योंकि देखो जब बार बार आप कमेंट करते रहते हो, पहले बताया, पूरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। तो जो हम बताना चाहते हैं वो बात नहीं बता पाते, कहीं भूल जाती है, कहीं उसमें गड़बड़। अभी तक कहाँ थे? अरे मेरे बच्चों, तुम लोग साथ ही साथ चिंता मत करो। अच्छा, क्वेश्चन हिंदी में आ गया आपका? क्वेश्चन हिंदी में आ जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा, अरे आप अभी पढ़ लो, उसके बाद सारा आपको मिल जाएगा। चिंता पहले आप पढ़ तो लो जो हो रहा है अब यही। अच्छा, फिर अच्छा, अब देखो चंपकम दोरे राजन में मामला फंसा क्या था। चंपकम दोरे राजन का पहला केस ऐसा था जो मद्रास प्रोविंस, उस समय तमिलनाडु नहीं था, क्योंकि मद्रास को बांटने से तमिलनाडु बना। पहले मद्रास प्रोविंस था। किसी बच्चे ने कहा सिलेबस एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे मेरे बच्चों, सिलेबस ही एक्सप्लेन कर देंगे, पहले पढ़ तो लो यार। पहले सिलेबस आपको बताए समझ में नहीं आएगा। पहले सिलेबस बताना ठीक वैसा है जैसे आपको मैं समुंदर में छोड़ दूं, कह दूं यहीं तैर लो। अरे मेरे बच्चों, पहले स्विमिंग पूल में तैरना सीख लो, उसके बाद समुंदर में जाओ। यार पहले एक एक पार्ट पढ़ लो, उसके बाद में बता दूंगा सिलेबस क्या है। अच्छा, ये केस है 1950 का, चंपकम दोरईराजन केस। और ये पहला केस है, और आपको याद होगा ये शायद मैंने फंडामेंटल राइट में भी कहीं कहीं उल्लेख किया होगा। अब ये पहला केस है 1950 का जो चंपकम दोरईराजन केस है, और इसमें था पहली बार मद्रास प्रोविंस। अच्छा, किसी बच्चे ने 335 बच्चों, 325 नहीं है, 335 है।
तो अब देखो उसमें उसमें अब इसमें चंपकम तो राजन केस में था क्या, अब मैं आपको बता दूं, नहीं तो पहला, मद्रास सरकार ने पहली बार गवर्नमेंट स्कूल में रिजर्वेशन का प्लान लाया। और गवर्नमेंट स्कूल में रिजर्वेशन का प्लान कैसे लाया? मद्रास सरकार का तर्क था कि व्हाट वाज सेड बाय मद्रास गवर्नमेंट। मद्रास सरकार ने कहा मद्रास सरकार ने कहा कि हम आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करेंगे। और आर्टिकल 46 में है स्टेट इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी राज्य को जिम्मेदारी दी गई कि वह इस बात को ध्यान में रखे, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्ग के उत्थान और शिक्षा की व्यवस्था करे। और मद्रास सरकार ने कहा भाई कमजोर वर्ग का उत्थान और शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? उसका उसका एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दिया? उन्होंने क्या किया, मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दे दिया। तो आज़ाद भारत में पहली बार रिजर्वेशन मद्रास प्रोविंस से शुरू हुआ। उसके पहला केस था तो अपने आप इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन जैसे ये आरक्षण दिया गया आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप जानते हो कि वंस मद्रास गवर्नमेंट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन, उसके खिलाफ चंपकम दौरी राजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट भी है। तो चंपकम का आर्गुमेंट था कि मद्रास सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया गया मेडिकल कॉलेज में, दैट चंपकम का आर्गुमेंट क्या था? चंपकम ने इसे आर्टिकल 32 में चैलेंज कर दिया, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो चंपकम ने कहा कि दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 29 क्लॉज 1। अब आपको याद होगा तो ये फंडामेंटल राइट उन्होंने बता रखा था कि अब ये फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 46 निदेशक तत्व है, ये डीपीएसपी है। अब जरा सोच के देख लो, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट किसको प्रेफर करेगा? तो आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट का काम दिया गया था कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, न कि डीपीएसपी को। वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। इसीलिए आप देखोगे 51 क्लॉज 1 में लिखा है कि राज्य के द्वारा केवल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मेडिकल कॉलेज में दिया गया रिजर्वेशन ये जाति के आधार पे था। मेडिकल कॉलेज में दिया गया रिजर्वेशन जाति के आधार पे था। अच्छा, वो पीडीएफ है डीपीएसपी वाला ना, अब देख लीजिए। तो और ये आर्टिकल 29(1) में लिखा गया था कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में एडमिशन केवल केवल जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, वर्ग के आधार पे प्रतिबंधित नहीं होगा। इसी आधार पे चंपकम दौरी राजा ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। उन्होंने कहा माय लॉर्ड, ये देखो सरकार हमारा फंडामेंटल राइट टोटे टोटे कर रही है और सरकार डीपीएसपी क्रियान्वित करना चाहती है। और उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? उच्चतम न्यायालय ने किया कि मेडिकल कॉलेज में, यानी तमिलनाडु गवर्नमेंट के डिसीजन को नल एंड वॉइड कर दिया और फंडामेंटल राइट को आगे बढ़ा दिया। पहला केस ये था जिसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की लड़ाई हुई और जीता फंडामेंटल राइट। तो आप कहोगे सर फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब सीधा ये है कि फंडामेंटल राइट्स को अब नीचे करने के लिए संविधान संशोधन आ गया। दैट वाज रीजन व्हाई गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसीलिए संविधान संशोधन पहला किया गया, पहला संविधान संशोधन किया गया जिससे कि निदेशक तत्व को क्रियान्वित किया जा सके। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है, अभी अच्छा किसी बच्चे ने पूछा है कि 2 घंटे क्लास, अभी बच्चों 12:30 पे ज्योग्राफी क्लास चलती है और जैसे वो क्लास ख़त्म होती है फिर क्लास की ड्यूरेशन थोड़ा हम बढ़ा देंगे। तो अभी
जो पढ़ रहा है वो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि कई बच्चे डिमांड करते हैं कि लंबी क्लास ना हो, कई बच्चे कहते हैं, तो अलग अलग डिमांड आती है। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्यूट हो रहा है उसमें सरकार ने संविधान संशोधन करके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फिर से डीपीएसपी को आगे बढ़ा दिया गया। फिर से जी डीपीएसपी को। अच्छा, आज ज्योग्राफी क्लास नहीं है क्या? पूछ लीजिए। तो अच्छा, ये बात ध्यान रखने की है कि किस तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी केस में फंडामेंटल राइट जीता, लेकिन पहला संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट को पीछे कर दिया गया। दूसरा केस, दूसरा केस गोलकनाथ केस। दूसरा केस है गोलकनाथ। अब जरा हो गया। अब बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा, लिखने पर इतना ध्यान मत दो यार, सारे बच्चे उसी चक्कर में। वैसे थोड़ी सी दिक्कत ये भी है कि अच्छा, बहुत लंबी क्लास होने पर भी, अब बहुत लंबी क्लास होने पे भी कई बार बोरिंग होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो यार जल्दी हो जाएगा। किसी बच्चे ने कहा क्या संशोधन करके बाकी फंडामेंटल को हटा सकती है गवर्नमेंट? नहीं बच्चों, आगे आपको बता देंगे। जो फंडामेंटल राइट का पार्ट, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको गवर्नमेंट नहीं हटा सकती, बाकी को तो हटा सकती है। अब ये बात मैंने फंडामेंटल राइट में बताई भी थी। अच्छा, ठीक है। अब जरा पढ़ लो दूसरा। दूसरा केस कौन सा है पहले? आप लोग पढ़ने पे कम ध्यान दे रहे हो। दूसरा केस है गोलकनाथ। 10 मिनट अब 15 और बढ़ा देंगे। तो आप देखोगे द अदर केस विच केम, इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, गोलकनाथ केस। और गोलकनाथ केस में देखो बच्चों ने फिर वही बात आई, अगेन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फंडामेंटल राइट इज मोर मोर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है गोलकनाथ केस में भी, और गोलकनाथ केस का मतलब मसला क्या था? गोलकनाथ केस में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो चलन किया गया था। 17वें संविधान संशोधन को चलन किया गया था। और आप कहोगे कि 17वें संविधान संशोधन को चलन किया गया था, किसी बच्चे ने पूछा चंपकम समझ में नहीं आया। अरे भाई, मेरे बच्चों, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और चंपकम क्या समझ में नहीं आया? फिर बता दो, मैं फिर बता देता हूँ। चंपकम, चंपकम यही है कि भाई गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन किया, और चंपकम ने कहा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है। और अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को बचा लिया। अब अगर बताओ इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो मैं फिर आपको बता दूं। अच्छा, अब आप अगर पूछो इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको बता दूं। अच्छा, कई बच्चे एक ही सवाल कितने शुरू से पूछ रहे हैं, अधिनियम नीति में क्या अंतर है? मैंने कई बार बता दिया है, अरे जो पढ़ रहा है उसको पहले देख लो, उसके बाद मैं फिर दोबारा फिर बता दूंगा बच्चों को। एक इस सवाल का मैंने 10 बार जवाब दे रखा है बच्चे, फिर ही बच्चे पूछते रहते हैं। दोस्त किट्टी देखकर पढ़ना चाहते तो? अच्छा,
अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा गोपालनवाद, अरे गोपालनवाद डीपीएसपी से रिलेटेड नहीं है, वो फंडामेंटल राइट का मामला है, जो मैंने वहाँ पे बता भी दिया था। और आप याद रखो कई अमेंडमेंट ऐसे थे, मान लो फोर्थ अमेंडमेंट। अरे फोर्थ अमेंडमेंट का मतलब क्या है, जब 31 ही खत्म हो गया तो फोर्थ अमेंडमेंट के पीछे इतना मत पड़ो। इसीलिए ये आपका जो गोलकनाथ केस था, दैट वाज चैलेंज बिकॉज पंजाब गवर्नमेंट वर्सेस गोलकनाथ केस। और इसमें मामला था, हेनरी गोलकनाथ बहुत बड़े जमींदार थे। और हेनरी गोलकनाथ ने किया क्या, 17th अमेंडमेंट पंजाब सरकार के लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9 शेड्यूल में रखने के लिए 17th एक्ट लाया गया। आपको याद होगा कि लैंड रिफॉर्म को बचाने के लिए 9 शेड्यूल लाया गया था पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और पंजाब का लैंड रिफॉर्म एक्ट उस 9th शेड्यूल में रख दिया गया था। द लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ पंजाब दैट वाज ब्रॉट अंडर 9th शेड्यूल। अब 9 शेड्यूल में रखा गया था, नवीन सूची में रखा गया, नवीन सूची में रखा गया था 17वां संविधान संशोधन। उसमें था क्या, लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ पंजाब। तो पंजाब का भूमि सुधार अधिनियम नवीन सूची में रख दिया गया था। इसी बात को चैलेंज किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन दिया था गोलकनाथ केस में। और गोलकनाथ केस में ये बात कहा गया कि गोलकनाथ केस में ये बात कह दी गई कि मूल अधिकार पवित्र है, फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसेंट। मूल अधिकार पवित्र है, जिसको संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं छीना जा सकता। फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसेंट विच कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट नहीं छीना जा सकता। अब ये बड़ी बात कह दी गई, ये बड़ी बात कह दी गई। तो किसी बच्चे ने, आपने कहा था कि पानी राज्य की जिम्मेदारी नहीं, पता नहीं क्या बच्चे ने पूछा है। मूल अधिकार पवित्र है, फंडामेंटल राइट इज सैक्रोसेंट। अब मूल अधिकार पवित्र है, इसका मतलब है इसका संशोधन संभव नहीं है। इवन दिस इज बियॉन्ड अमेंडमेंट। इसका संशोधन हो ही नहीं सकता। अब सवाल है कि संशोधन नहीं हो सकता तो क्या किया जाए। इसका अगर संशोधन नहीं हो सकता, इसीलिए सरकार के हाथ पांव फूल गए, गोरखनाथ केस आ गया, इंदिरा गांधी सरकार थी और इन सरकार लगातार राइट टू प्रॉपर्टी पर हमला कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। इंदिरा गांधी सोचती थी कि मैं समाजवादी बन जाऊं, समाजवादी बन जाऊं। और सुप्रीम कोर्ट ने से पूछा गया, ये बताओ सर, ये तो ठीक है आपने इसको रोक दिया, तो किसी ने, हु इज़ रिस्पॉन्स डिफाइनिंग माइनॉरिटी एट द सेंटर और स्टेट। अरे बच्चों, माइनॉरिटी को डिफाइन करने हमने पहले बता दिया है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। और लैंग्वेज के विषय पर कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट। रिलीजन के बेस पे कौन डिसाइड करता है, यूनियन गवर्नमेंट। ये मैंने पहले बता रखा है। इसलिए जो अच्छे से पढ़ो, बार बार मैं बार बार कहता हूँ, पिछली बात सारी आप पूछ रहे हो जो मैं बता चुका हूँ, तो मतलब आप भूल रहे हो बातों को, क्योंकि पहले ध्यान सुनो, ज़्यादा पूछो मत। और सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी किसी का पानी किसका विषय है। अरे मेरे बच्चों, पानी विषय है अब स्टेट लिस्ट का, बट रेगुलेशन ऑफ वाटर, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये सेंट्रल का है विषय। तो संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन गोलकनाथ केस में कहा गया कि जो पहले फंडामेंटल राइट को छीना गया था, उस पे हमें आपत्ति नहीं होगी,
इसीलिए गोलकनाथ केस में आया भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आने वाले समय में अच्छा, बच्चे इतना सवाल पूछ रहे, अच्छा चलो बच्चों, बाकी कल बता देंगे यार, सवाल इतना ज़्यादा पूछते हो आप लोग की क्लास बड़ी डिस्टर्ब होती। चलो अच्छा, आगे बाकी क्लास कल होगी। अब कल लास्ट में ही आपको हम फिर बताएंगे प्रश्न, क्योंकि बीच में जब प्रश्न खोलते हैं तो फिर आप सब एक साथ पूछने लगते हो। तो बाकी क्लास कल होगी आपके। आज के लिए इतना ही।